बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे शौहर मुझसे मेरे नाखून बड़े करवाते और फिर उन्हें बेचकर ढेरों नोट कमाता। कहता, तुम्हारे नाखूनों की मार्केट में बहुत डिमांड है। जिसे भी दिखाता हूं डबल कीमत देने पर तैयार हो जाते हैं। मुझे अजीब ही लगता था। नंद की मंगनी थी तो उसने अपने हाथ के नाखून लंबे कर रखे थे। यूं शौहर से कहा कि इस बार उसके नाखूनों की कीमत लगाना, क्या मालूम मुझसे भी ज्यादा महंगे फरोख्त हों। तो शौहर का रंग फक हो गया और मुझे बोला, आइंदा मेरी बहन का नाम लिया तो तुझे घर से निकाल दूंगा। यूं अगली बार जब शौहर मेरे नाखून लेकर गया तो मैंने उसका पीछा किया। ये जानकर तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि उन नाखूनों में तो मेरा। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी जब मेरा शौहर कमरे में आया और मेरे सामने बैठकर मेरी तारीफ करने लगा। उसने मेरे हाथ अपने हाथों में थामे तो मेरे नाखूनों को देखकर कहने लगा, ये असली है या नकली? तो मैंने कहा, बिल्कुल असली है। नकली नाखून लगाना मुझे पसंद नहीं है। मेरे अपने नाखून ही बहुत प्यारे हैं। 2 पल तो उसने देखा और फिर कहा, वाकई ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। मेरी एक ही नंद थी जो मुझसे भी छोटी थी। मेरे शौहर की नौकरी कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा था। मेरा बहुत ख्याल रखता था। मगर शादी के 1 हफ्ते बाद जब मैं अपने हाथों के नाखून काटने लगी तो उसने मेरे हाथ से नेल कटर छीन लिया और कहने लगा, ये क्या गजब करने लगी हो? इतने प्यारे नाखून क्यों काट रही हो? मैंने कहा, अब तो मेरी शादी खत्म हो गई है। अब घर के कामकाज भी करने हैं। काम करने में मुश्किल होती है। ये नाखून तो मैंने अपनी शादी के लिए लंबे किए थे, वरना मैं इतने लंबे नाखून नहीं रखती थी। मेरे बाबा को तो बहुत नफरत है कि जब कोई लंबे नाखून रखे। मेरे बाबा कहते हैं कि जिस औरत ने किचन में खाना पकाना हो उसे लंबे नाखून नहीं रखने चाहिए। तो मेरे शौहर ने मुझे कहा, तुम अपने घर में नहीं हो, मुझे तुम्हारे लंबे नाखून पसंद है। तुम्हारे साथ बहुत प्यारे लगते हैं। इनको काटने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना। नई नई शादी थी तो शौहर की बात मान ली। खुशी भी हुई कि चलो आजकल के शौहर तो औरतों पर पहले ही पाबंदी लगा देते हैं कि मेकअप नहीं करना, मेहंदी नहीं लगानी, नाखून पर पॉलिश नहीं लगानी। लेकिन मेरा शौहर तो फिर भी मेरी बात मान रहा था। लेकिन मेरे नाखून वाकई बहुत ज्यादा लंबे हो गए थे, इतने कि मुझे वाकई मुश्किल होने लगी। एक दिन मेरा एक नाखून टूट गया और रात को मैंने अपने शौहर को कहा कि बाकी भी काट देती हूं, नहीं तो बुरे लगेंगे। तब मेरे शौहर ने मुझे फिर से रोका और मैंने कहा, आपको क्या हो गया है? मुझे काम करने में मुश्किल होती है। तो कहने लगे, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, उसके बाद तुम अपने नाखून नहीं काटोगी। मैं हैरान हो गई, क्या ऐसी कौन सी बात है? और फिर मेरे शौहर ने मुझे समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, तुमने गली मोहल्लों में देखा है कि लोग औरतों के टूटे हुए बाल लेने के लिए आते हैं। यानी औरतें जब अपने सर में कंघी करती हैं तो कुछ बाल टूट जाते हैं। और ज्यादातर औरतों की यही आदत होती है कि वो अपने टूटे हुए बालों को एक अलग जगह पर रखती हैं, कूड़े में नहीं फेंकती, क्योंकि कहते हैं कि कूड़े में बाल फेंकना अच्छी बात नहीं होती है। वो बाल खरीदने के लिए लोग आते हैं और उनके बदले बच्चों को टॉफियां या फिर आइसक्रीम या पकोड़े और कभी कभी पैसे भी देकर जाते हैं। तुम्हें पता है कि वो इन बालों का क्या करते हैं? मैंने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं पता, देखा तो था 1-2 बार। मेरे शौहर ने कहा, वो उन बालों को 5,000 रुपए किलो में बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। मैंने कहा कि 5,000 रुपए किलो? लेकिन किलो में तो बहुत सारे बाल लगते होंगे ना? तो कहने लगा, हाँ, तो वो भी तो बहुत सारे मोहल्लों में चक्कर लगाते हैं। मैंने कहा, टूटे हुए पुराने बाल कौन खरीदता है? तो मेरे शौहर ने कहा, वो लोग जो बालों की विग बनाते हैं उसमें ये बाल लगाए जाते हैं और ये इंडस्ट्री इसी तरह चलती है। लेकिन आज बालों के साथ साथ औरतों के नाखून भी बेचे और खरीदे जा रहे हैं, जिनसे दूसरी औरतों के लिए बालों की तरह नकली नाखूनों की जगह अब असली नाखून भी बन रहे हैं, जो अपने नाखून पर लगा सकती हैं और वो देखने में ज्यादा असली लगते हैं और मजबूत भी होते हैं। मैं तो ये बात सुनकर हैरान रह गई कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। मेरे शौहर ने कहा, आज से तुमने अपने नाखून लंबे करने हैं और फिर इनको बड़े तरीके से काटना है। फिर हम ये नाखून बेचेंगे और हमारी हफ्ते की अलग से कमाई होगी। तुम्हारा इस काम में क्या जाएगा? तुमने तो बस इन्हें लंबा करना है। लेकिन मुझे मेरे शौहर की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर मैं मान गई और मैंने कहा कि ठीक है,
मेरे शौहर ने मुझे ये भी बताया कि जैसे इंसान की सेहत होती है, उसी के हिसाब से ही उसके नाखूनों की कीमत लगती है। कमजोर लोगों के नाखून भी कमजोर होते हैं, बिल्कुल बालों की तरह। इसीलिए तुम्हें अपना ख्याल भी रखना है। एक दिन मैंने मजाक में कह दिया कि आपने तो मुझ पर कारोबार शुरू कर दिया है। तो मेरे शौहर को ये बात बहुत बुरी लगी थी। उन्होंने कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे घर में कितनी कीमत आएगी, और फिर तुम खुद कहोगी कि चलो यही काम करते हैं। अभी मैंने बात ही की है तो तुम मुझे ताने दे रही हो। मैंने अपने शौहर से कहा, मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मेरे नाखून अच्छे से बड़े हो गए तो मेरे शौहर मेरे नाखून काट कर ले गए। उस दिन मैं बड़ी परेशानी में थी कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब शाम को वापस आए तो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे नाखून बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मजबूत भी हैं और सफेद भी। इसीलिए मार्केट में इनकी बहुत डिमांड है। बहुत अच्छी कीमत मिल गई है पहले ही दिन। जल्दी से दूसरे ऑर्डर की तैयारी करो और अपने नाखून लंबे रखो। मैंने कहा, ठीक है। मैं रोज उनको अच्छे तरीके से साफ भी करती और मेरे शौहर रोज उन पर चीनी वाला पानी भी लगाते। सुना था कि चीनी वाला पानी लगाने से नाखून बहुत जल्दी लंबे होते हैं और मजबूत भी होते हैं। इसके अलावा रोज रात को 1 गिलास दूध भी पिलाते, क्योंकि दूध पीने से भी नाखून मजबूत होते हैं। लोग कहते हैं कि कैल्शियम नाखून के लिए बहुत जरूरी होता है। जो मेरे साथ हो रहा था, कभी मैंने किसी के साथ होते हुए नहीं देखा था। मुझे बहुत अजीब लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे कुछ गलत है, लेकिन इसमें क्या गलत था? नाखून तो वैसे भी हम काट के कूड़े में ही फेंक देते थे। अगर हमें इसके कुछ पैसे मिल रहे थे तो इसमें क्या गलत था? अभी तक मेरे शौहर 2 से 3 दफा मेरे नाखून ले जा चुके थे, लेकिन उन्होंने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया था। मैं यही सोच रही थी। एक दिन शाम को वो मेरे लिए बहुत अच्छा सूट लेकर आए और कहने लगे, तुम्हारे पैसे आए थे, उन्हीं से लेकर आया हूं। और इसके बाद उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए और कहा कि इस सूट के साथ जाकर सैंडल और अपनी पसंद की कोई चीज ले लेना। मैं बहुत खुश हुई और जाकर ये बात अपनी नंद को बताई कि मेरे लिए मेरे शौहर ये सब लेकर आए हैं। लेकिन मेरे शौहर ने मुझे ये भी कहा था कि तुमने ये बात किसी को भी नहीं बतानी, मेरी बहन को भी नहीं। जब उसको मैंने ये कहा कि देखो तुम्हारे भाई मेरे लिए कितनी सारी चीजें ले आए हैं, तो वो गुस्सा हो गई और कहने लगी, मेरे लिए तो आज तक नहीं लाए, और आपकी अभी शादी हुई है। आपकी शादी पर भी हमने इतना कुछ बनाया था, फिर भी आपको चीजें दी जा रही हैं। उस दिन से मेरे दिल में मेरी नंद के लिए जहर बैठ गया था कि वो मेरी खुशी से खुश नहीं थी। अगर कह देती कि अच्छी चीज है, मुबारक हो आपको, तो उसका क्या चला जाता। जब उसने फौरन ही अपना जहर उगल दिया तो मेरे दिल में भी उसके लिए नफरत बैठ गई थी और मैं वापस अपने कमरे में आ गई। लेकिन अपने शौहर को ये बात नहीं बताई। मेरे शौहर मेरे नाखून बेचते रहे और खूब सारे पैसे कमाते। नाखून लंबे करने की वजह से मुझे बहुत मुश्किल भी होती, क्योंकि मुझसे काम नहीं होते। कभी कभी मुझे अपने ही नाखून लग जाते थे। एक दिन मैं बर्तन धो रही थी कि मेरे शौहर ने आकर मेरे हाथ से बर्तन धोने वाला कपड़ा ले लिया और कहा, ये क्या कर रही हो? तुम्हें कहा था ना कि इस तरह के काम नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे नाखून टूट जाएंगे। मेरे शौहर को पता ही नहीं चला कि मेरी नंद भी वहीं खड़ी थी और अपने लिए कोई चीज बना रही थी। मेरे शौहर ने महसूस नहीं करवाया कि वो शर्मिंदा हो गए थे। फिर उन्होंने अपनी बहन से कहा, तुम बर्तन धो दिया करो, तुम्हारी भाभी के हाथ खराब हो जाएंगे। मेरी नंद की शक्ल से लग रहा था कि ना वो सिर्फ हैरान है, बल्कि उसे गुस्सा भी आ गया था, और उसकी जगह कोई भी होती तो यही करती। मैंने अपने शौहर से कहा, आपको क्या हो गया है? घर के काम तो करने हैं। तो कहने लगी, ऐसा कोई काम नहीं करना तुमने जिससे तुम्हारे नाखूनों की क्वालिटी खराब हो जाए। मैंने कहा, हर काम में हाथ इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से काम नहीं करूंगी? मैंने कपड़े धोने होते हैं, बर्तन धोने होते हैं, घर भी साफ करना होता है। खाना पकाते हुए भी नाखून में मसाले मिर्चें लगती हैं, बर्तन कपड़े धोते हुए भी सर्फ लगता है। आप क्या चाहते हैं कि मैं घर में बैठ जाऊं? तो मेरे शौहर ने कहा, इसका भी कोई हल निकाल लेंगे, लेकिन तुम एहतियात से काम किया करो। अजीब शौहर था मेरा। जब से आई थी अजीब व गरीब हरकतें कर रहा था। अब तो मुझे चिढ़ होने लगी थी। नाखून मेरे बेच रहे थे और मुझे हफ्ते 2 हफ्ते बाद कोई छोटी मोटी चीज ला देते, मेरा मुंह बंद करने के लिए। पता नहीं कितने पैसे कमा रहे थे। शुरू में तो मियां बीवी की लड़ाई भी होती है। जब हमारी लड़ाई होती तो मैं भी यही मौजू बीच में लेकर आती। आप तो मेरे नाखून तक के मोहताज हैं,
लेकिन क्या करते हैं उनके साथ मुझे नहीं पता। एक दिन अचानक मैं चक्कर खाकर गिर गई। पता नहीं मुझे क्या हुआ और मेरे शौहर अचानक से खुश हो गए। कहने लगे, लगता है कोई खुशखबरी है, जबकि मुझे पता था कि ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा, इस बात की समझ नहीं आ रही, आपको कमजोरी भी नहीं है और कोई मसला भी नहीं है। मैंने डॉक्टर से कहा, आजकल मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, पहले ऐसा नहीं होता था। डॉक्टर ने कहा, आप अपनी नजरें चेक करवाएं, हो सकता है कि आपकी नजर कमजोर हो। जब नजर चेक करवाई तो तब भी कोई मसला नहीं था। सर का दर्द पहले इतना होता था कि काबिले बर्दाश्त था। मैं इस दर्द को नॉर्मल समझती थी कि सर में दर्द होना एक आम सी बात है, लेकिन अब हर वक्त ही मेरे सर में दर्द रहता था। बल्कि दर्द के साथ साथ एक अजीब सी कैफियत होती थी, जैसे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अजीब सी बेचैनी होती थी, रातों को नींद भी नहीं आती थी। शौहर से बात की तो उन्होंने कहा, आराम किया करो, तुम दिन भर काम बहुत करती हो। लेकिन आराम करने से भी मेरा मसला हल नहीं हो रहा था, बल्कि कामों में लग जाती तो सर दर्द को भूल जाती थी। जैसे ही बैठ जाती तो सर दर्द महसूस होने लगता था। एक दिन मोहल्ले की एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी, मुझ पर किसी ने जादू करवा दिया है। मैंने उससे कहा, जादू कुछ नहीं होता, क्या हो गया है तुम्हें? तो कहने लगी, नहीं, आजकल बड़ा कुछ हो रहा है। मेरी तबीयत हमेशा अजीब सी रहती है, मुझे चक्कर आते हैं, मेरे सर में दर्द रहता है, रात को नींद भी नहीं आती और दिल मतलाता रहता है। अजीब सी कैफियत है। पहले तो छोटी के बाबा समझे कि शायद मैं उम्मीद से हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी तबीयत बिल्कुल मेरे जैसी ही थी। वो भी वही मसला बता रही थी जो मेरे साथ आजकल हो रहा था। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता कि तुम पर किसी ने जादू करवाया है? तो कहने लगी, हम पीर बाबा के पास गए थे, उसने बताया है, बाकायदा बताया है कि मुझ पर जादू हुआ है, और साथ ही उसने उन लोगों के नाम भी बताए हैं। उसने मेरी जेठानी का नाम बताया है। उसको कैसे पता कि मेरी जेठानी का नाम क्या है? मैंने कहा, कोई आसान सा नाम होगा और उसका तुक्का लग गया होगा। तो कहने लगी, उसका नाम आसान नहीं है, उसका नाम अकीदत है, जो बहुत ही कम लोगों का नाम होता है। और पीर बाबा ने कहा कि अकीदत नामी औरत ने तुम पर जादू करवाए हैं। अब तुम ही बताओ, उसको ये सब कुछ कैसे पता चल गया है? मैंने कहा, फिर पीर बाबा ने तुम्हें क्या करने को कहा है? उसने कहा, कुछ तावीज दिए हैं, कुछ पीने वाले हैं और कुछ गले में पहनने हैं। उसने कहा कि अपनी कोई भी चीज किसी को भी मत देना। अपने कपड़े, जूते, सर के बाल जो हम बनाते हुए अक्सर फेंक देते हैं, उन पर भी जादू होता है। यहां तक कि पीर बाबा ने कहा है कि अपने नाखून भी किसी को मत देना। मैं हैरान हुई, नाखून का क्या मतलब है? तो कहने लगी, मुझे नहीं पता, लेकिन पीर बाबा ने तो मुझे यही कहा है। आजकल लोग बहुत अजीब हो गए हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं, ना किसी को हंसता देख सकते हैं और ना खाता देख सकते हैं। मुझ पर तावीज हुए हैं और मेरी जेठानी ने किया है, क्योंकि मैं उससे अच्छे हालात में हूं। वो औरत अपनी बातें करके चली गई, लेकिन उसकी बातों से मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ गए थे। मेरी हालत भी तो कुछ इसी तरह की थी। शायद मुझ पर भी किसी ने जादू करवाया था, लेकिन मुझ पर कौन जादू करवा सकता था? मेरी कोई सास भी तो थी नहीं, एक नन थी, लेकिन उसको क्या पता, वो तो कॉलेज वगैरह जाती थी, उसको इन चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं हो सकता था। और उसके लिए भी मेरे शौहर ने एक रिश्ता देख लिया था, और वो लोग घर आकर उसको पसंद भी करके चले गए थे। बल्कि एक तरह से मंगनी हो गई थी, क्योंकि वो अंगूठी भी लाए थे। बस अब शादी करनी थी कुछ दिन बाद उसकी, और शादी की तारीख भी पक्की हो चुकी थी। वो तो वैसे भी इस घर में कुछ दिनों की ही मेहमान थी। यहां उसके पेपर खत्म हो जाते और उसकी शादी करवा देनी थी। एक दिन मैं किचन में खड़ी काम कर रही थी कि मेरे शौहर घर में दाखिल हुए। उन्हीं के लिए मैं जल्दी जल्दी किचन से निकलने लगी कि मुझे किचन में खड़ा हुआ देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। तभी अचानक मेरा हाथ दीवार से लग गया और नाखून टूट गया और उंगली से खून निकलने लगा। मेरे शौहर मेरी आवाज सुनकर वहां आ गए और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, ये क्या किया तुमने? नाखून तोड़ दिया? अभी तो इसको काटा भी नहीं था, अब क्या होगा? मैंने अपने शौहर की शक्ल देखी और कहने लगी, आपको नाखून की परवाह है? मेरी उंगली पर जख्म लग गया है, खून निकल रहा है। तो कहने लगे, इस पर कुछ लगा लो, लेकिन ये नाखून ज्यादा कीमती है। मैंने अपना हाथ अलग कर लिया और कहा, दिन ब दिन आपका जुनून बढ़ता जा रहा है।
पागल होते जा रहे हैं आप। मैंने गुस्से में आकर अपने सारे नाखून काट दिए और कूड़े में फेंक दिए। मेरे शौहर ने यह मंजर देखा तो वो भी पूरी तरह बिभर गए। उन्होंने कहा, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? मैंने कहा, जो भी किया है अच्छा किया है। अगर नाखून लेने का इतना ही शौक है तो अपनी बहन से ले लो। उसकी मंगनी होने वाली है ना, तो वो बहुत लंबे लंबे नाखून रखे फिर रही है। हो सकता है उसके नाखूनों की मार्केट में ज्यादा ही कीमत हो, तो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा डबल पैसे मिल जाएंगे। मैंने ये बात कही थी कि मेरे शौहर का हाथ हवा में उठ गया। यानी वो मुझ पर हाथ उठाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। उन्होंने कहा, आइंदा मेरी बहन का नाम भी लिया तो तुम्हारी जबान नोच लूंगा। उसके नाखून मैं कभी भी नहीं बेचूंगा। इस मामले में अगर तुमने उसे डालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैंने कहा, यह क्या दोगलापन है? जब मुझसे ये काम करवा सकते हैं तो फिर अपनी बहन से क्यों नहीं करवा सकते? वो तुम्हारी अपनी बहन है, तुम्हारे घर की बेटी है, और मैं किसी और की बेटी हूं, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। मेरे शौहर ने कहा, तुम मुझे जो भी समझो, मुझे परवाह नहीं, लेकिन अगर अपने नाखून लंबे करके मुझे नहीं दिए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई और अगले ही पल रोने लगी कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक की धमकी दे दी, और वो भी किस बात पर? मेरा क्या कसूर था? उन्होंने मेरी बात तक नहीं सुनी और घर से निकल गए। मैं 4 घंटे तक बैठी रोती रही। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी जैसे मेरे घर में कोई बड़ी फौतगी हो गई थी, जैसे मेरा कोई बहुत अपना चला गया था। इस तरह मैं बैठकर रोती रही और फिर सोचने लगी कि मेरे शौहर क्या कर रहे हैं, मेरे नाखून किसको देते हैं। मुझे पता लगाना ही होगा। मेरे शौहर ने कहा था कि नाखून मार्केट में बेच देता हूं और उससे नकली नाखून बनाए जाते हैं, लेकिन मुझे कुछ हो गया था। जब से मेरे शौहर ये सब काम कर रहे थे, मुझ पर बीमारियां आ रही थी। कभी मेरे सर में दर्द रहता और कभी मेरा वजन कम हो जाता। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पड़ गई। बात बात पर गुस्सा आता था। समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैंने सोच लिया कि अब जब शौहर जाएंगे तो मैं उनका पीछा करूंगी। शौहर के साथ बहुत अच्छा रवैया रखा और मेरे नाखून भी बढ़ गए थे। रोज नाखून पर चीनी वाला पानी भी लगाती थी ताकि जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं। जब मैंने नाखून काटकर शौहर को दिए तो उनसे माफी मांगी कि मुझे मेरी हर बात के लिए माफ कर दें। मुझे गुस्सा आ गया था। मेरे शौहर ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं भी गुस्से में आ गया था। मियाँ बीवी में तो तू मैं होती रहती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं और एक दूसरे को प्यार नहीं करते। तुम तो बहुत अच्छी बीवी हो। मैं नाखून बेचकर आता हूं, फिर हम लोग आज रात का खाना कहीं बाहर खाएंगे। तुम अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाना और बहुत अच्छा सा तैयार होकर मेरा इंतजार करना। मैं बस अभी आता हूं, मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं भी तो अपने शौहर का पीछा करने वाली थी। वो घर से निकले तो मैं भी निकल पड़ी और अपने आप को एक काली चादर में लपेट लिया। मैंने अपने शौहर का पीछा किया तो हैरान रह गई। वो मार्केट तो क्या, वो तो शहर से ही बाहर जा रहे थे। ऐसी सुनसान जगह कि वहां पर कोई भी दुकान नहीं थी, जबकि इस तरह की कोई दुकान तो बीच बाजार में होनी चाहिए थी। फिर वो एक पीर बाबा के आस्थाने के पास जाकर रुक गए और ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और सारी कहानी मुझे खुद ही समझ आ गई, क्योंकि पीर बाबा ने बाहर दीवार पर ही जो दावे कर रखे थे वो कुछ यूं थे कि वो कोई बहुत बड़ा अमला था जो लोगों के घर बर्बाद किया करता था, और मेरे शौहर मेरे नाखून पीर बाबा को बेचते थे जो जादू टोने में इस्तेमाल होते थे। तभी तो मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही थी। मेरे नाखूनों के साथ उल्टे सीधे अमल हो रहे थे, तो असर भी मुझ पर ही होना था ना। मुझे अपनी दोस्त की बात याद आई। वो भी तो यही कह रही थी। मैं वहीं पर खड़ी हो गई, क्योंकि अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली थी। जब शौहर बाहर आए तो मुझे देखकर हैरान रह गए। मेरे पीछे पीछे आने लगे और मैं वहां से वापस घर आ गई, लेकिन उनके घर नहीं, बल्कि उनके एक मामू के घर, जो उनकी बाप की जगह थे और वो उनकी बात बहुत मानते थे। मैंने जाकर सारा मामला उनके मामू को बता दिया। वो भी हैरान रह गए। मैंने उनसे कहा कि अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? आप ही मेरा मसला हल करवाएं। आप ही बड़े हैं, माँ बाप इनके हैं नहीं, इनके माँ बाप की जगह आप ही हैं। मेरी नंद भी वहां आ गई। वो भी ये सुनकर हैरान थी। मेरे शौहर को उनके मामू ने बुलाया और उनको अपनी बैठक में ले गए।
2-3 घंटे तक उनसे बातें करते रहे। फिर जब वापस आए तो कहने लगे, बेटी, मैंने तुम्हारा मसला हल करवा दिया है। मैंने इसे अच्छी तरह से समझा दिया है। जो कुछ इसने किया है वो उसके लिए बहुत शर्मिंदा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद इसकी वजह से कुछ नहीं होगा। और तुम भी अपने नाखून किसी सूरत इसको नहीं देना, क्योंकि कहते हैं कि चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। मेरे शौहर मेरे सामने आए तो उनका सर झुका हुआ था। उन्होंने मुझसे माफी मांगी और कहा, आइंदा इस तरह की कोई हरकत नहीं करूंगा। मुझे मेरी दोस्त ने पहले ही बताया था। फिर भी मैंने अपने शौहर से पूछा कि नाखूनों के साथ क्या होता है। उन्होंने कहा, आमिल कोई अमल बनाया करता था और लोगों को बेवकूफ बनाता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारे साथ इस तरह से होना शुरू हो जाएगा। मुझे तो लगता था कि ये सब झूठ है। मेरे शौहर के मामू ने कहा, बुरी नीयत से कोई काम भी किया जाए तो उसका असर हो जाता है। जैसे नजर का कोई वजूद नहीं होता, लेकिन वो आपको लग जाती है। हसद का भी तो अपना कोई वजूद नहीं होता, लेकिन वो भी लग जाता है। और कहते हैं कि नजर और हसद तो अच्छे भले इंसान को कब्र में डाल देते हैं। इन सारी बातों का ये मतलब है कि बुरी नीयत के साथ जो काम किए जाते हैं वो असर रखते हैं और दूसरे इंसान को मुसीबत में डाल देते हैं। इसीलिए आज के बाद ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी नहीं। तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिली है, इसका ख्याल रखो। मेरे शौहर ने मुझसे माफी मांगी और अब मेरे नाखून जरा से भी बड़े होते हैं तो मैं उनको पहले ही काट कर कूड़े में फेंक दिया करती हूं। लेकिन मेरे शौहर ने दोबारा ऐसी कोई भी बात नहीं की। गलती किसी से भी हो सकती है, इंसान को माफ कर देना चाहिए। लेकिन ये सब भी बहुत अजीब था। और जो लोग भी ये काम करते हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।